हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक से टॉपिक जिसका नाम रहेगा एटम या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वही टॉपिक है एटम की परमाणु क्या है, एटम क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु एटम होता है किसी भी तत्व या पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई या किसी भी तत्व या पदार्थ का छोटे से छोटा वह कण जिसे और आगे उसे विभाजित नहीं किया जा सकता या उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि आप कोई पार्टिकल ले या लकड़ी का टुकड़ा लेंगे तो आप उसे जितना छोटा कर सकते हैं, मिनिमम जिसको आप उतना छोटा कर सकते हैं, वही कण जिसे आप आगे तोड़ नहीं सकते और डिवाइड उसको नहीं कर सकते, तो वही कण कहलाएगा परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। कि अब बात परिभाषा सी, बेसिक सी परिभाषा क्या रही परमाणु की कि किसी भी तत्व या पदार्थ की छोटे से छोटी वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वह कहलाता है परमाणु। या इसकी एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में और अच्छी बेसिक सी परिभाषा बोलें तो किसी भी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण या वह सूक्ष्मतम इकाई जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है वो कहलाता है परमाणु। कि किसी भी परमाणु का छोटे छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है वो कहलाता है परमाणु। और एक और तरीके से उसकी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण, अविभाज्य कण जो कहलाता है वो कहलाता है परमाणु। क्या होता है? तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन रही परमाणु की। तो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो निकल के आती है वो बहुत सारे प्रयोगों का एक कंक्लूजन है कि जे थॉमसन ने काफी प्रयोग किए हैं, रदरफोर्ड ने और बोर ने और सोमरफील्ड ने। इन चारों वैज्ञानिकों के जो कंक्लूजन से जो बेसिक सी जो स्ट्रक्चर निकल के आती है, हम उसको बात करते हैं कि परमाणु को गोलाकार मान के चलते हैं जिसके सेंटर में एक पॉजिटिवली पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर होता क्या है? इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब बोर के अनुसार ये बोर का जो थिंकिंग थी, उन्होंने तीन जो निष्कर्ष दिए थे अपने बोर मॉडल में, उन्होंने तीन परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिन कक्षाओं के लिए कोणीय संवेग का मान h/4π का पूर्ण गुणज होता है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम आज इस लेक्चर में बेसिक सी बात करने वाले हैं, ना कि उन मॉडलों की। उनके लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो बात क्या रही कंक्लूजन का? जो कंक्लूजन निकल के आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होती क्या है, तो मैं बता रहा हूँ कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, एक पॉजिटिवली पार्ट होता है, इस न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या उपस्थित रहते हैं? प्रोटॉन। इसमें उपस्थित रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसमें जो इसके चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जो चक्कर लगाते रहता है वो कण कहलाता है इलेक्ट्रॉन। तो इससे छोटी सी बात निकल के आई है कि परमाणु के तीन संगठन भाग हो गए, अर्थात परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्जेबल स्पीसीज है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है न्यूट्रॉन। तो अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो खोज की थी, इनकी डिस्कवरी किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार के प्रयोगों से की गई है, बेसिक सी जानकारी मैं दे दूंगा आपको प्रयोगों के बारे में। प्रयोगों को भी इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं सारे मॉडल आपको बताता हूँ, सारे प्रयोग आपको बताता हूँ। तो बात आती है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन के द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि एक अक्रिय गैस, एक विसर्जन नलिका ली थी। विसर्जन नलिका में इन्होंने अक्रिय गैस
को भर लिया था, अक्रिय गैस में भर लिया था। उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, कैथोड और एनोड। जैसा कि विश्लेषण नलिका में तो कैथोड पर होगा नेगेटिव चार्ज और एनोड पर होगा पॉजिटिवली चार्ज। जब इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक हाई वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और विद्युत धारा को प्रवाहित कराया, तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एक वेव निकल रही है, जिन्हें कैथोड रे कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा कि जब इन्होंने इन पर इलेक्ट्रॉनों पर बैटरी की सहायता से विद्युत धारा को प्रभावित कराया, तो इन्होंने देखा कैथोड एक रे निकल रही है, जिन्हें कैथोड किरणें नाम दिया। जब इन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया, तो इन्होंने पाया कि ये नेगेटिवली चार्ज रे थी, नेगेटिवली चार्ज रे। तो इन्होंने इसकी सहायता से इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। जो टीवी में जो यूज होता है वो इन्हीं किरणों का यूज होता है। तो कैथोड किरणें कहा गया था इनको। और अगर हम बात करें, इन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम इनको विद्युत क्षेत्र में से गुजारें, इलेक्ट्रिक फील्ड में से इनको थ्रू आउट पास कराएं, तो ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि इन पर नेगेटिवली चार्ज उपस्थित होता है। तो इसके बाद ये तो एक छोटी सी जानकारी रही कि जे थॉमसन ने किस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और मैं समझता हूँ कि आपको नहीं पता होगा कि रदरफोर्ड का जो प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय जाता है, वो जाता है रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्ती प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक सोने की बहुत ही पतली पन्नी को लिया था, उन्होंने इन पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी। जब अल्फा कणों की बौछार कराई थी, तो इन्होंने कंक्लूजन निकाले थे बहुत सारे कि जो कई सारे अल्फा कण हैं वो तो कुछ कोण से विचलित हो गए, या कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, और कुछ 10,000 में से एक अल्फा कण 10,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विचलित होता है। तो उन्होंने एक कंक्लूजन हमें निकाल के दिया कि परमाणु के सेंटर पर एक पॉजिटिवली पार्ट होता है, जिन्होंने इसको नाभिक नाम दिया था। कि अगर भाई अल्फा कणों पर, क्या अल्फा कण हीलियम के नाभिक ही तो हैं, अब हीलियम के नाभिक हैं, तो इन पर अल्फा कण जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं। इसी चक्कर में जब अल्फा कण है पॉजिटिवली चार्ज इन पर है, तो ये जब अब ये 180 डिग्री पर कब विचलित होंगे, जब ये समान आवेश से टकराएंगे, क्योंकि जो समान आवेशों में रिपल्शन होता है, रिपेल करेगा एक दूसरे को, जभी तो ये 180 डिग्री पर कोण पर 10,000 में से एक अल्फा कण लौट के आया था। तो कुछ इस प्रकार के प्रयोग से रदरफोर्ड ने हमें प्रोटॉन के बारे में जानकारी दी थी, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इनका कोई विशेष प्रयोग, इसको नाम नहीं दिया गया है। बेसिक सी जानकारी मैं दे देता हूँ कि होता क्या है कि आप अगर हम देखेंगे कि हीलियम, सबसे पहले जो क्वेश्चन वैज्ञानिकों के द्वारा उठाया गया था वो क्या था। आप देखें कि जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो एक, मैं बात कर रहा हूं जब तक कि न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। आप फिलहाल इस कंसेप्ट के लिए मान के चलें कि आपको न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो जो एटॉमिक जो द्रव्यमान में जो योगदान होता है वो होता है प्रोटॉनों का, ना कि इलेक्ट्रॉनों का। द्रव्यमान संख्या में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो हीलियम में 2 होना चाहिए, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 होना चाहिए। आप 2 यूनिट बोलें, कोई भी यूनिट, और इसका 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि मैं 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साइड रखता हूं और एक हीलियम 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के एटॉमिक मास का कंपेयर करता हूं और एक हीलियम परमाणु के एटॉमिक मास को कंपेयर करता हूं,
तो इक्वल आना चाहिए, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका 2 है। जब इसके हमने दो परमाणु ले लिए तो इसके भी इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो 2 हो जाएगा। तो इसका जो इक्वल आना चाहिए हीलियम का, जबकि हमने हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम लिए हैं वो 2 लिए हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता क्या है, आप अब ये देखें कि आप मान के चलें एक तरीके से ये सिस्टम है कि यहाँ पर तो है हाइड्रोजन और ये है हीलियम। जब हमने हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए और हीलियम का 1 लिया तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा है, परंतु आता कब है, जब हम हाइड्रोजन के 4 एटम और हीलियम का 1 एटम। तो क्यों, अब ये यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 यूनिट और हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 यूनिट है। तो इसका जो रीजन वैज्ञानिकों के द्वारा बाद में धीरे धीरे खोजा गया था, तो उन्होंने बताया था कि हीलियम के पास 2 तो प्रोटॉन है और 2 हैं उसके नाभिक में न्यूट्रॉन। तो 2 + 2 4, तो 4 यूनिट जब उसका एटॉमिक मास है तो यहाँ पर भी हमें 4 यूनिट एटॉमिक मास बनाना पड़ेगा। इसी चक्कर में इक्वल नहीं आ रहे थे। जब हमने हाइड्रोजन के 4 एटम लिए तब इसका एटॉमिक मास एक दूसरे के इक्वल हुआ। तो इसके बाद एक निष्कर्ष यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा पता चलता है कि अगर न्यूट्रॉनों के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है तो वो कैसे वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाई गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और है, तो मैं बता देता हूं आपको कि हम न्यूट्रॉनों की खोज तक किस प्रकार वैज्ञानिक पहुंचे थे। वो क्वेश्चन है, अगर आप देखें हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 और लिथियम का होता है 7। तो अब देखें कि होना तो क्या चाहिए था कि वैसे अगर देखा जाए तो हीलियम के पास 2 इसमें प्रोटॉन उपस्थित हैं, तो होना तो इसका एटॉमिक मास 4 चाहिए, 2 ही होना चाहिए था। बट इसको जब वैज्ञानिकों के द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से देखा गया तो वो हमें फाइंड होता है 4। तो इसी प्रकार लिथियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 3 होगी, तो इसमें उपस्थित होना चाहिए था ये 3। जो इसका एटॉमिक मास होना चाहिए था वो होना चाहिए था 3। बट होता क्या है रियली में, वो होता है 7। क्यों होता है, क्योंकि इसमें 4 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। तो बाद में सन 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉनों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई थी और इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया था, वो बता देता हूँ कि क्या किया था इन्होंने। कि बोरॉन की एक छड़ ली थी, या बोरॉन की एक वही सेम उसी तरह किया था जिस प्रकार रदरफोर्ड ने किया था। उन्होंने तो लिया था सोने की पतली पन्नी, इन्होंने यूज किया था बोरोन का। इन्होंने बोरोन पर जब अल्फा कणों की बौछार कराई थी तो उससे इन्होंने रेस निकली उस पर्दे से। तो इन्होंने जब उस निकलने वाली किरणों को जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों से गुजारा, थोड़ा पास किया था, तो उनमें कुछ भी प्रकार की मूवमेंट उनमें नहीं दिखी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो न्यूट्रॉनिक जो वेव्स होती हैं उन पर न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल होती हैं, कोई भी इन पर आवेश नहीं होता, उदासीन होते हैं न्यूट्रॉन्स कण। तो इसके बाद ये हमारी बात न्यूट्रॉन की यहाँ खत्म हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि होता क्या है, परमाणु के भाग संघटक में बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे।
कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जितने भी मॉडल है उनका कंक्लूजन है ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके बाद बात आती है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, अब बात आती है नाभिक। नाभिक क्या होता है? नाभिक किसी भी परमाणु का केंद्रीय भाग, किसी भी परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो कहलाता है नाभिक। या इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी परमाणु का जो किसी परमाणु का वह भाग जिसमें संपूर्ण परमाणु का 99.94 द्रव्यमान केंद्रित रहता है वह कहलाता है नाभिक। यानी कि एक तरीके से ये एक सेंटर ऑफ मास हो गया, द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा किसी भी परमाणु का, क्योंकि संपूर्ण द्रव्यमान इसी का किसी भी परमाणु का नाभिक पर केंद्रित होता है। तो केंद्रित भाग किसी भी परमाणु का होता है वो कहलाता है नाभिक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि यदि कोई तत्व X है यदि कोई तत्व X है जिसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या Z तथा उसकी द्रव्यमान संख्या A है, तो उसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर? मैं क्या बोल रहा हूं, कोई तत्व दिया हुआ है हमें X जिसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है Z और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है A। तो इन सभी को हम अब इसे शो कैसे करेंगे, मतलब कोई तत्व को किस प्रकार लिखा जाता है? तो किसी तत्व को लिखा जाता है ZXA, या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ZXA। ये दोनों ही जो तरीके हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कोई बुक इस पैटर्न को फॉलो करती है और कोई बुक इस पैटर्न को फॉलो करती है। तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड तरीके हैं, दोनों ही सही हैं, गलत कोई सा भी नहीं है। जिसमें Z क्या है? उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व में जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ए क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। मैं द्रव्यमान संख्या कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, ना कि द्रव्यमान। द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग बातें हैं कि कैसे द्रव्यमान संख्या होती क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कहलाती है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान क्या होगा कि जैसे किसी तत्व में 3 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो 3 प्रोटॉन 3 इंटू एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 2 इंटू सेम। इन दोनों का जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बिल्कुल सेम होता है। हाँ ठीक है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल सेम होता है। ये तो है मास, किसी भी तत्व का मास, और जो ये है वो है द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। द्रव्यमान संख्या और ये है द्रव्यमान। तो ये दोनों चीजें जो है ये अलग अलग हैं, आप इन्हें एक ना लें, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो
ये बात रही हमारी कि किसी भी तत्व को शो कैसे किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी भी जो अब आती है द्रव्यमान संख्या, बता दी मैंने आपको, किसी भी उदासीन परमाणु में उपस्थित किसी भी उदासीन परमाणु में उपस्थित उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या की बात कर ली है। अगर हम बात करें किसी भी चार्ज स्पीसीज की, तो कैसे देखें कि अगर कोई भी जो परमाणु है वो जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर या तो ऋणावेश आएगा या धनावेश आएगा। सबसे पहली बात कि जब कोई भी परमाणु है, जब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान करता है, प्रोटॉनों का उसमें कोई भी योगदान नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अब समझें थोड़ा सा कि होता क्या है। ये हो गया किसी भी परमाणु का न्यूक्लियस और ये है उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यह सबसे पहली बात मैं बता देता हूं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो आपस में नाभिकीय बल द्वारा बंधित होते हैं। प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनके मध्य कार्यरत रहता है। इसी कारण ये नाभिक स्थायी रहता है। जो स्टेबिलिटी की जो बात आती है नाभिक की, उसका सीधा सा जो आंसर जाता है वो जाता है न्यूक्लियर फोर्स को। हालांकि इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है अपने आप में कि किस प्रकार नाभिक स्थायी होता है न्यूक्लियर फोर्स की सहायता से, पर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है भाई, नाभिक है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिवली चार्ज, तो इनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्यरत रहता है। अब मैं बात कर रहा था कि कोई भी जो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनमें ओनली इलेक्ट्रॉन ही भाग क्यों लेता है। सबसे पहली बात, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम लैब में कराते हैं, प्रयोगशाला में कराते हैं, तो हम उन केमिकल रिएक्शनों में इतना ताप, इतना टेम्परेचर इसको नहीं प्रोवाइड करा पाते किसी भी एटम को, इसमें से प्रोटॉन निकलकर उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। क्योंकि और अगर वैसे देखा जाए तो जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना ज्यादा होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना ज्यादा होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1839 गुना ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉन कितना भारी कण है। तो किसी भी रिएक्शन में प्रोटॉन को पार्टिसिपेट कराना छोटी बात नहीं है, और वैसे भी इसको हम इतना टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं कि प्रोटॉन अपने नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है, यह बंधन ऊर्जा मैंने यूज कर लिया है, शायद आप नहीं जानते होंगे तो छोड़ो, बाद में बताऊंगा। कि आप सुन लें कि प्रोटॉन को हम इतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं कि प्रोटॉन अपनी बंधन ऊर्जा को तोड़कर उस केमिकल रिएक्शन में भाग ले। हाँ, इलेक्ट्रॉन भाई भारी कक्षा है। इलेक्ट्रॉनों का जो सबसे भारी, जो परमाणु की सबसे भार वाली कक्षा है, उस पर
जितनी दूरी यहाँ से बढ़ेगी नाभिक की इलेक्ट्रॉन की, उतना प्रभाव इनके मध्य कम हो जाएगा और थोड़ा सा ही ताप देकर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा, इससे केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। इसके बाद तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैंने दे दी है आपको कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों भाग लेता है केमिकल रिएक्शंस में। तो इसके बाद मैं बता रहा था कि कोई भी चार्ज स्पीशीज कब बनती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो जब या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉन त्यागे तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इफेक्ट पड़ेगा, ना कि उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर। तो अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होती है, ओनली इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये छोटी सी बात है हमारी। द्रव्यमान संख्या हो गई, द्रव्यमान के बारे में बता चुका हूं आपको थोड़ा सा डाटा, और मैं आपको बता देता हूं कि किस पर कितना चार्ज और उसका द्रव्यमान होता है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और ये तो है चार्ज। और जो मास होता है इसका 1.9 इंटू 10⁻31 kg एक इलेक्ट्रॉन का। दूसरी जो बात आती है वो आती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन ये नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, ये है चार्ज, और इस पर सेम ये हो गया प्रोटॉन का मास। बात आती है न्यूट्रॉन की। जो चार्ज होता है वो तो होता है शून्य, जीरो चार्जेबल उदासीन राशि है, उदासीन स्पीशीज है ना। तो इस पर जो चार्ज होता है वही सेम सॉरी मास होता है वही होता है जो कि प्रोटॉन का होता है किलोग्राम। ठीक है। हाँ, एक छोटी सी बात मैं पहले मिस कर गया था कि नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें हम संयुक्त रूप से बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोला जाता है। प्रोटॉन में न्यूक्लियस में उपस्थित दो कण जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी हो जाती है अबाउट द एटम। तो आज का हमारा ये लेक्चर नहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आप सबसे पहले मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।